नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो जो बच्चे इस बार मासिक परीक्षा दे रहे हैं और आपका एग्ज़ाम होने वाला है हिस्ट्री का, तो जिन विद्यार्थियों का भी हिस्ट्री का एग्जाम है उनके लिए हम हिस्ट्री का वायरल प्रश्न लेकर के आ गए हैं। ऐसे प्रश्न जो आपके इस मासिक परीक्षा में छपने वाले हैं। इनसे पहले हम आपको बता दें कि अब तक जो मासिक परीक्षा हो रहे हैं तो इसमें एक सब्जेक्ट के जितने भी, जैसे मान लेते हैं ये हिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो इसमें जितने भी चैप्टर हैं तो इसमें आपको लगभग याद रखेंगे 15 चैप्टर है। नए एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के हिसाब से 12 चैप्टर। तो इसको भाग 1 भाग 2 में ऐसे आपके 3 बुक्स पढ़ने हैं, भाग 1 भाग 2 और भाग आपके 3। ठीक है, तो ऐसे 3 जो बुक्स है, तो एक चीज आपको देखने को मिल रहा होगा कि अभी तक आप हिंदी का एग्जाम दिए होंगे या इंग्लिश का एग्जाम दिए होंगे, ज्योग्राफी का एग्जाम दिए होंगे, तमाम तरह के प्रश्न का जब आप एग्जाम दिए हैं तो इसमें से एक चीज तो आप देखे होंगे कि सारे सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर हैं वो सभी चैप्टर से क्वेश्चन नहीं है, 2-4 चैप्टर से ही ज्यादातर प्रश्न को बनाए गए। तो इस हिसाब से याद रखेंगे, एकदम आप निश्चित रहिए कि इस बार परीक्षा में, इस बार के मासिक प्रश्न परीक्षा में अगर बात कर लेंगे तो इसमें प्रश्न जो है वो 12th क्लास के भाग 1 से रहेंगे। और भाग 1 में लगभग 4 चैप्टर है। अगर 4 चैप्टर के लगभग हल्के फुल्के भी ऑब्जेक्टिव आप देखते हैं तो आराम से बन जाएंगे। तो चलिए सभी वायरल प्रश्नों को हम टाइप करके साफ सुथरा अच्छे तरीके से ले करके आए हैं, ताकि एकदम आप आराम से आप अपने पेपर में याद रखेंगे, पूरा भरपूर बनाइए। चलिए पहला आपका प्रश्न लग गया जी, भाग 1 का, ध्यान से सुनेंगे। ये आपका वायरल प्रश्न है, एकदम आपके मासिक वाले एग्जाम में छपने वाले हैं। तो सारे आंसर एकदम याद रख लीजिए आप। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन 1 आपके सामने है लुम्बिनी में, दूसरा बोध गया, तीसरा सारनाथ, चौथा आपका कुशीनगर। जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट करिए आप वीडियो रोक करके। चलिए हम बताते। लुम्बिनी में बात कर लेंगे तो बुद्ध भगवान का क्या होता है? तो जन्म होता है। लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है, इधर जन्म होता है। बोध गया में ही भगवान बुद्ध को क्या हुआ था, यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखेंगे। तो ये बोध गया में क्या हुआ, इनको ज्ञान की प्राप्ति। सही आंसर पहला के यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछ रहा है ज्ञान की प्राप्ति का। हालांकि और भी अगर ऑप्शन को देखें तो सारनाथ ये वो जगह है जहां पे भगवान बुद्ध जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद 5 ब्राह्मणों को पहली बार उपदेश दिए थे, जिसको धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, और कुशीनगर की बात किया जाए तो कुशीनगर में जो है वो इनके भाई बुद्ध भगवान के मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो ये चारों ऑप्शन भी दिखा दिए ताकि किसी भी तरह से अगर घुमा भी दिया जाए एक आध दो प्रश्नों को तो आपसे बन जाए। ये आपका पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न के देखेंगे, प्रश्न ज्यादा नहीं है इसलिए जल्दी जल्दी सुनेंगे। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो याद रखेंगे सिंधी भाषा का शब्द है। सही जवाब हो जाएगा सिंधी भाषा, ये याद रखेंगे। मोहनजोदड़ो कौन भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा। देखिए 10 प्रश्न पे ऐसे अभ्यास करा देंगे तो उससे सारे प्रश्न 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हम 10 क्वेश्चन कराएंगे, आप पाएंगे 30 में से 25 ही बनाने रहेंगे आपको, और 25 में से आप लगभग 15 से 20 प्रश्न के आसपास देखे जाएंगे। देखिए मोहनजोदड़ो से अगर और सवाल अगर आते हैं तो ये आते हैं कि मोहनजोदड़ो जगह की खुदाई कब हुई और कौन किया? तो 1922 ईस्वी में करते हैं। इसका नाम है राखल दास बनर्जी। पहले याद रखेंगे 1921 ईस्वी में, 1 साल पहले दयाराम साहनी जी जो है वो हड़प्पा की खुदाई करते हैं। 1922 में राखल दास बनर्जी, याद रखेंगे मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो से तमाम तरह के प्रश्न। विशाल स्नानागार का उल्लेख कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में इसके बारे में पढ़े थे। आयताकार एक जलाशय है जिसको उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से इसके तल तक उतरने के लिए जो है वो सीढ़ियां बनी थी। इसके अलावा सिंध का बाग नखलिस्तान किसको कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। कांसे की मूर्तियां कहां से मिली थी? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। तमाम तरह के प्रश्न आपके मोहनजोदड़ो से बनेंगे। चलिए अगले हम प्रश्न के ऊपर में देखें। तीसरा प्रश्न जो है वो इस तरह से है। चलिए ये प्रश्न बिल्कुल आप सही कर पाएंगे। अभी हम आपको जानकारी दिए थे कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में
किसने की थी? तो दयाराम साहनी बिल्कुल नहीं होगा। 1921 में दयाराम साहनी याद रखेंगे हड़प्पा की खोज की है। किसकी? हड़प्पा के, याद रखेंगे। तो पहले जो होगा वो दया करेंगे, दया इतना भगवान कर दिए कि जर के राख हो गए। तो पहले दया करेंगे, दयाराम साहनी पहले खोदेंगे। कहाँ भाई? तो हड़प्पा में खुदाई कराएंगे। दया इतना कर दिए कि राख हो गए। तो याद रखेंगे अगले साल 1921 के बाद 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी जो है वो याद रखेंगे किसकी खोज की है? तो मोहनजोदारो की। चलिए, तो यहाँ पे तीसरा के कौन सा ऑप्शन सही होगा सर? तो बिल्कुल सही बात है कि सी ऑप्शन सही है। अब बढ़ेंगे चौथे नंबर प्रश्न के ऊपर में। चौथा प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? बताइए, भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को, या अलेक्जेंडर कनिंघम को, दयाराम साहनी को, या फिर लॉर्ड डलहौजी को? याद रखेंगे पुरातत्व विभाग की अगर बात कर लेंगे तो प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि पुरातत्व विभाग का गठन कब हुआ? तो 1861। सभी तरह के याद रखेंगे पैटर्न ऐसे बोल रहे हैं ताकि अगर इस हिसाब से पढ़ते हैं तो आपको फाइनल एग्जाम में भी कोई दिक्कत ना हो। याद रखेंगे भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में की गई और इसके पहले जो डायरेक्टर जनरल थे उनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। ये याद रखेंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम पहले पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल रहे। तो ये आपका 4 का बी ऑप्शन भी आपका सही है। जल्दी से देखेंगे 5वें प्रश्न के ऊपर में। इसके बाद मात्र 5 प्रश्न ही रह जाएंगे, बस 10 ही क्वेश्चन कराएंगे और आप पाएंगे कि कितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रश्न जो है वो बना करके आप लाइएगा। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? बताइए, गौतमी पुत्र ने की थी, हरीश सेन ने, बाणभट्ट ने, या फिर मेगास्थनीज ने? तो प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना है वो याद रखेंगे किसने की थी? तो हरीश सेन ने। बाकी आप गौतमी पुत्र के बारे में शायद जानते होंगे, ठीक है। बाणभट्ट के बारे में भी आप जानते होंगे, बाणभट्ट और मेगास्थनीज। यहाँ सही जवाब की बात कर लेंगे तो हरिसेन के बारे में जानते होंगे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना इलाहाबाद में इन्होंने किए हैं। याद रखेंगे इसकी भाषा है भाई संस्कृत में इसकी रचना हुई। तो तमाम तरह की चीजें अगर पूछ लिया जाए कि प्रयाग प्रशस्ति की भाषा तो याद किस लैंग्वेज में? तो संस्कृत लैंग्वेज में। और कहे कि प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? तो राजा की प्रशंसा। याद रखेंगे प्रशस्ति मतलब राजा की प्रशंसा। इसमें समुद्रगुप्त की पूरी के पूरे बड़ाई भी है इसमें प्रयाग प्रशस्ति में। तो 5वां के बी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न के ऊपर में। कितना बढ़िया सा प्रश्न है, भागवत से लिया गया ये प्रश्न है। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की है? कालिदास ने की है, अश्वघोष ने की है, बाणभट्ट ने की है, या फिर चाणक्य ने की? बताइए, एकदम इंपॉर्टेंट। देखो कालिदास तो और इंपॉर्टेंट है। कालिदास के काफी सारी रचना है, जैसे मेघ दूतम कालिदास की ही रचना है, रघुवंशम कालिदास की रचना है, माल विकाग्निमित्रम कालिदास की ही रचना है, ठीक है। तो ये सब कालिदास की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बुद्ध चरित्र की बात कर ले तो ये अश्वघोष की है। याद रखेंगे बुद्ध चरित्र किसकी है? तो अश्वघोष के। बाणभट्ट वगैरह आप जानते होंगे, ये हर्षवर्धन वगैरह समय काल से है और हर्षवर्धन के दरबारी कवि हैं। तो उनके समय में हर्ष चरित्र की भी रचना की है। याद रखेंगे ये कौन चरित्र की रचना? तो हर्ष चरित्र, ये याद रखेंगे। तो हर्ष चरित्र की बात कर लेंगे तो ये किनसे हो जाएंगे? बाणभट्ट से। और अगर बुद्ध चरित्र कहेंगे तो अश्वघोष से। बाकी चाणक्य जी का प्रसिद्ध किताब आप जानते होंगे जिसका नाम क्या है? तो अर्थशास्त्र है। प्रश्न ऐसे आ सकते हैं कि अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो अर्थशास्त्र में भी 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है सर? तो चाणक्य है। चलिए, तो ये आपका 6 के डी ऑप्शन क्या है सर? सॉरी 6 का बी ऑप्शन अश्वघोष सही है। अब बढ़ते हम 7वें नंबर प्रश्न के ऊपर में। कितना प्यारा सा प्रश्न अशोक से है। बताओ अशोक किस वंश का शासक है भाई? इतना एकदम हल्का प्रश्न है। अशोक किस वंश का शासक है? नंद वंश का, मौर्य वंश का, पाल वंश का, ये इनमें से कोई नहीं। तो सही बात है, अशोक जो है वो मौर्य वंश का शासक है। बताओ मौर्य वंश के अगर डायरेक्ट संस्थापक आपसे पूछ दे तो चंद्रगुप्त मौर्य, ये याद रखेंगे। मौर्य वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, ये याद रखेंगे। चंद्रगुप्त का लड़का कौन है? तो भाई बिंदुसार। बिंदुसार कौन है? अशोक के पिताजी हैं। और अशोक का बिंदुसार का लड़का है आपका अशोक। समझ गए बात? चलिए, चंद्रगुप्त के पोता हो गए अशोक। अशोक के पापा के नाम क्या हो गए? बिंदुसार। और दादा का नाम क्या हो गए? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक।
ठीक है, ये याद रखेंगे। और इंपॉर्टेंट अशोक से सवाल ये आएंगे कि अशोक ने कलिंग पे अटैक कब किया, तो 261 ईसा पूर्व में, याद रखेंगे। अच्छा, राजा कब बना, तो 269 ईसा पूर्व में इसका राज्याभिषेक होता है, किसका भाई, ये अशोक का। और 261 ईसा पूर्व में जो है वो कलिंग पे अटैक कर देता है। कलिंग से सवाल आपको बन जाएगा, याद रखेंगे कि उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है, तो कलिंग है, ये याद रखेंगे। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है, कलिंग है, ठीक है। चलिए, आधुनिक उड़ीसा का ही प्राचीन नाम कलिंग है। चलिए, ये आपका 7 का बी ऑप्शन सही है। जो बच्चे पढ़े हैं उनके लिए रिवीजन भी साथ में ले चल रहे हैं, और जो नहीं पढ़ रहे वो ए और बी है, ई पर खाली ध्यान दे, बस उनका काम हो जाएगा। चलिए, 8वां नंबर प्रश्न है कि तृतीयक बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ कराया गया था, राजगीर में, पाटलिपुत्र में, कुंडलवन में, वैशाली में। फटाफट से बताइएगा जल्दी से, ये याद रखेंगे। पहली बौद्ध संगीति का जो आयोजन होगा वो कहाँ हुआ था, तो राजगीर में, अजात शत्रु के समय में। अजात शत्रु के समय में ही बुद्ध मरे थे, तो उसी समय में पहली बौद्ध संगीति हुआ। बुद्ध के मृत्यु जब हुआ था महापरिनिर्वाण, उसी साल 383 ईसा पूर्व में, ठीक है, ये याद रखें। उसके बाद दूसरा जो है वो आपका वैशाली में हुआ। इस समय में जो शासक थे जिसका नाम आप लोग पढ़े होंगे, कालाशोक थे, ठीक है। कालाशोक के टाइम में दूसरी बौद्ध संगीति हुआ था। और तीसरी बौद्ध संगीति रहा सर आपका पाटलिपुत्र में, याद रखेंगे। और इस समय शासक है चंद्रगुप्त मौर्य का पोता, इसका नाम क्या है, तो अशोक है, ठीक है। तो पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में राजगीर में, दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक, याद रखेंगे, कालाशोक के टाइम में वैशाली में, और तीसरी बौद्ध संगीति जो है वो पाटलिपुत्र में, और चौथी बौद्ध संगीति मत पूछिए, ये कनिष्क के टाइम में हुआ था, और ये सीधा का सीधा जम्मू कश्मीर वाले इलाका में, याद रखेंगे, कनिष्क, ठीक है। वर्डिंग मिस्टेक होगा, आप सुन के काम चलाइएगा। 8 के यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएंगे पाटलिपुत्र। इसके लिए ट्रिक भी आता है कि राजा महाराजा आजा, वैसे सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है, ठीक है। इसी से चारों आप याद भी कर सकते हैं शॉर्टली, लेकिन अगर समझ के याद किए होंगे तो ज्यादा आपको काम आएंगे। 9वां प्रश्न है जी, स्तूप का संबंध किस धर्म से है। स्तूप से भी सवाल छूटते नहीं, हमेशा आते हैं। स्तूप का संबंध कौन धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, शैव धर्म से, ईसाई धर्म से। तो अगर स्तूप की बात कर लेंगे तो स्तूप जो है ये आपका बौद्ध धर्म से हो जाएगा। स्तूप यानी मिट्टियों का ढेर, पहले ऐसे ही मिट्टी का ढेर हो जाता था, ठीक है, टीले टाइप के बनते थे। टीले जो आधे उल्टे कटोरी की तरह होते थे, इस तरह से धीरे धीरे ये बौद्ध धर्म से जुड़ गया। तो मुख्य रूप से अगर स्तूप का संबंध है तो बौद्ध धर्म से जानते हैं। और बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र स्थान होते हैं स्तूप। सांची का स्तूप अगर आपसे पूछा जाए कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। सांची का सॉरी एक मिनट, आपसे कहे अमरावती का स्तूप कहाँ है, अमरावती का स्तूप, ये इंपॉर्टेंट है, तो आंध्र प्रदेश में। और सांची के कहेगा तो आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, मध्य प्रदेश के कौन से जिले में अगर आ जाएगा, रायसेन जिले की भोपाल जिला, आपको ये कमेंट में करने हैं। हमने खूब बढ़िया से स्तूप के बारे में पहले पढ़ा रखे। तो चलिए, 9वां के ऑप्शन सही है, बौद्ध धर्म से स्तूप का संबंध है। आज का लास्ट प्रश्न है और बताना है आपको, ये प्रश्न जैन धर्म से है, ठीक है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म से प्रश्न आपके आएंगे ही आएंगे, चाहे मासिक परीक्षा 1 दे रहे हैं, चाहे 2 दे रहे हैं, चाहे फाइनल बोर्ड एग्जाम दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। हड़प्पा से, बौद्ध धर्मों से, जैन धर्मों से ऐसे होंगे नहीं कि प्रश्न छूट जाए। चलिए, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, सब जानते हैं कि श्वेतांबर और दिगंबर जो है इसका संबंध कौन से धर्मों से है, तो सर जैन धर्मों से, ठीक है। जैन धर्म ही 2 वर्ग में बढ़ जाता है, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर, याद रखेंगे। दिगंबर के जो अनुयायी है वो अपना मुख्य आइडियल किनको मानते हैं, तो भद्रबाहु को, याद रखेंगे। और याद रखेंगे स्थूल भद्र के जो शिष्य होते हैं उनके सभी अनुयायियों को कहते हैं श्वेतांबर, यानी श्वेतांबर ज्यादा फॉलो करेंगे आपके स्थूल भद्र, और दिगंबर फॉलो करते हैं भद्रबाहु की बातें। और बाकी स्थूल भद्र हो चाहे भद्रबाहु है, ये सभी 24 तीर्थंकरों को मानेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हम आपको टॉप 10 क्वेश्चन करा दिए। 24 तीर्थंकर है, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि तीर्थंकर में कुल महावीर वगैरह हैं, जो आपके अंतिम तीर्थंकर है 24वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है,
पार्श्वनाथ हैं और पहले जो तीर्थंकर है वो ऋषभ देव वगैरह है। ठीक है, तो ये तमाम तरह के लोगों के चिन्ह भी याद रखना होगा, कई बार वो भी पूछ लिए जाएंगे। अगर ये ओवरव्यू के रूप में अगर पढ़े हैं, हमें नहीं लगता प्रश्न आपसे छूटेंगे और हम अपने बच्चों के लिए तो एकदम नीट एंड क्लीन है, क्योंकि इतने डीप चीज़ों को पढ़ाया गया है और इतने हल्के हल्के बोर्ड में प्रश्न आते हैं कि वो बच्चे जो जो नोट्स ले लेके पढ़े होंगे हिस्ट्री के एग्जाम में बैठेंगे तो खुद मुस्कुराएंगे। चलिए मिलते हैं कुछ इसी तरह के अगले वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।